हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फेजेस ऑफ द सेल साइकिल के अंदर इंटरफेस को पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था, एक बार अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो देख लेते, फटाफट से रिकैप कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने क्या देखी थी, फेजेस ऑफ द सेल साइकिल देखी थी, जिसमें हमने बोला था कि हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेस और एक होता है रेस्टिंग फेज। एक होता है इंटरफेज जिसको और क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, और एक क्या होता है हमारा एम फेज जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। जो हमारा इंटरफेज है या फिर जिसे हम रेस्टिंग फेज कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको बस कह देते हैं रेस्टिंग फेज। यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपने सारे काम कर रहा होता है, लेकिन ये सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता, तो इसको क्या कह देते हैं, रेस्टिंग फेज कह देते हैं। और एम फेज, यहाँ पर एक्चुअल हमारी डिवीजन होती है, तो इसको क्या कहा जाता है, एम फेज कहा जाता है। अगर अपन बात करें कि इंटरफेज और एम फेज में, तो जो 95% टाइम होता है हमारे फेज का, ठीक है, हमारे पूरे सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन का पूरा जो टाइम होता है, तो उसमें 95% टाइम कौन लेके रखता है, इंटरफेज लेके रखता है। 5% टाइम कौन लेता है, खाली हमारा एम फेज रहता है। ओके, और इंटरफेज जो है वो हमारा 3 फेजेस के अंदर डिवाइड है, G1, S एंड G2 फेज के अंदर। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता है। एस फेज में के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्लॉइडी समझी थी, ठीक है, हैप्लॉइड, मोनाड, डायड समझा था, प्लॉइडी समझी थी कि कैसे क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। ओके, वो हमने देखा था। कंटेंट डीएनए का डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर रेप्लिकेशन के बाद भी कैसे रह जाते हैं, सेम रह जाते हैं। अगर हमारा सेल हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही रहेगा, खाली उसका कंटेंट डीएनए का C से 2C हो जाएगा। अगर हमारा सेल कोई डिप्लॉइड है, ठीक है, तो उसका जो वो एस फेज के बाद भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा, बस कंटेंट ऑफ द डीएनए पहले 2C रहेंगे तो बाद में कितने हो जाएंगे, 4C। और G2 फेज के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ताकि माइटोसिस हो सके, ठीक है, सेल की डिवीजन हो सके एक्चुअल में। अब जो हमारा माइटोसिस है ना, वो भी हमने क्या बोला था, 2 फेज के अंदर डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो न्यूक्लियस की डिवीजन भी हमारी 4 टाइप की थी, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है, जिनको आज हम पढ़ेंगे। और एक होती है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन चलती है और यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, और हमारी सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन, वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आज हम अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोफेज से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना एम फेज। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर reorganization of the virtually all component of the cell. Since the number of the chromosome in the parent and the progeny cell is same, it is also known as the equational division. So for the convents, mitosis has been divided into the 4 stages of the nuclear division, karyokinesis. It is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between the various stages. Karyokinesis involve the following 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो एम फेज है वो हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, ड्रामेटिक फेज। क्यों ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो हर स्टेज के अंदर क्रोमोसोम कुछ अपना नया रूप दिखा रहा होता है, क्रोमोसोम कुछ नया ही कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ड्रामेटिक फेज। की क्रोमोसोम यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, ठीक है, तो इसको क्या कह देते हैं, ड्रामेटिक फेज भी कह देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी माइटोसिस है, ठीक है, या फिर जिसको हम एम फेज कहते हैं, तो माइटोसिस के अंदर होता क्या है कि अगर मान लो हमारा कोई सेल है हैप्लॉइड, ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम के सेट है, एक क्रोमोसोम है, ओके, और डिवीजन के बाद भी उसके अंदर खाली एक क्रोमोसोम का सेट रह रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। जितना इस पेरेंट के पास था उतना ही उसने अपनी डॉटर सेल्स को दिया। जैसे कि मान लो कि इसके पास क्या था, 50 रुपये था, ओके, फिर इसको क्या डाला, एस फेज के अंदर डाला, एस फेज के अंदर ये क्या कर लेगा, अपने 100 रुपये कर लेगा, और 100 रुपये होने के बाद ये अपने दोनों ही डॉटर को कितना कितना दे देगा, 50 रुपये दे देगा। यानी कि पेरेंट के पास जितने थे पहले उतने ही उसने अपनी दोनों डॉटर को दिए। तो ऐसे टाइप के डिवीजन को क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। वहीं अगर हम देखें मियोसिस के, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस अभी हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एक बार ऊपर से समझते कि मियोसिस में क्या, जैसे मान लो ये एक सेल है, अब माइटोसिस के अंदर तो उसे 2 ही डॉटर सेल बनानी थी, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होगा, उसे 4 डॉटर सेल बनानी है। इनके पास
₹50, अब इनको स्पेस के अंदर डाल दिया तो कितने हो गए ₹100। लेकिन अब हर एक डॉटर सेल के पास थोड़ी ना ₹50 जाएंगे, हर एक डॉटर सेल के पास कितने कितने जाएंगे, 25-25 जाएंगे। यानी कि इधर पे आधा हो गया, जितना इनके पास था उससे आधा हो गया। इसलिए मियोसिस को क्या कह दिया जाता है, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इसलिए मियोसिस को क्या कह दिया जाता है, रिडक्शन डिवीजन, कि उसने कम करके दिया अपने डॉटर्स को। ठीक है, और माइटोसिस के अंदर इक्वल जाता है तो उसको क्या कह देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कह देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो जो ये माइटोसिस है इसमें हमने अपने पढ़ने के लिए, खुद समझने के लिए इसको 4 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया है कैरियोकाइनेसिस के। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन के 4 फेज और एक साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस पे इनको 4 फेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। कौन से, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और टेलोफेज हो गया। ठीक है, इन 4 फेज के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इतना देखो जो सेल डिवीजन है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। ऐसे क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ होती, कहाँ पे, हमारे स्टेजेस के अंदर। यानी कि जैसे हमने अपने पढ़ने के लिए तो बोल दिया कि प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। मान लो कोई सेल है, अब वो हमें नेकेड आइट से तो दिख नहीं रहा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अब माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखेंगे तो सेल खुद आकर नहीं बोलेगा कि मैं मेटाफेज हूँ, मैं एनाफेज हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं होती, ये हमने अपने पढ़ने के लिए ड्रॉ कर रखी है। हमने अपने पढ़ने के लिए इनको 4 स्टेजेस के कैरियोकाइनेसिस के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोफेज से। अब देखो प्रोफेज में क्या लिखा है, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस ऑफ द माइटोसिस फॉलो द S and G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। प्रोफेज क्या है, वो हमारा फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का, बिल्कुल है। ऑफ माइटोसिस फॉलो द S and G2 फेज, क्या ये G1 S and G2 फेज को फॉलो करके आया हुआ है? इधर खाली S and G2 फेज को लिखा है, लेकिन ये G1 फेज को भी फॉलो करके आया है। ये पूरा का पूरा इंटरफेज फॉलो करके आया हुआ है। इन द S and the G2 फेज द न्यू DNA मॉलिक्यूल फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइन। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि S and G2 फेज के अंदर क्या होता है कि जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, यानी कि वो अलग अलग नहीं होते। जैसे कि मान लो ये हमारा पहले से कुछ डीएनए पड़ा था, उसके बाद रेप्लिकेशन हो गई, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। ये कैसे होंगे, इंटरवाइंड होंगे, पूरा ऐसे धागे के फॉर्म पे एकदम उलझा हुआ पड़ा होगा। ठीक है, धागे के फॉर्म में पूरा उलझा हुआ है जो वो पड़ा होगा। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल। तो क्या कह रहे हैं कि प्रोफेज के अंदर क्या होता है, इनिशिएशन, यानी कि स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन किसकी, क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि ये जो हमारी क्रोमैटिन पड़ी होती है इसको कंडेंस करके क्रोमोसोम का रूप देने के लिए क्या होती है, क्रोमोसोम का रूप देने के लिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। The chromosomal material become untangled during the process of the chromatin condensation। जो क्रोमोसोम का मटेरियल है हमारा, जो क्रोमैटिन पड़ा हुआ है वो अनटैंगल, यानी कि पहले वो कैसे उलझा हुआ पड़ा था, अब वो अनटैंगल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है तो वो क्या होता है, अनटैंगल होता है। द सेंट्रोजोम, अब याद हो कि हमने सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ के अंदर हमने सेंट्रोजोम को पढ़ा था। ये क्या था, डिवीजन के लिए हेल्प करता है, एनिमल के अंदर ही होता है, प्लांट के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोजोम है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, विच हैड अंडरगोन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द S फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगेन टू मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये जो सेंट्रोजोम है, ठीक है, ये कौन सी जगह पर हमारा डबल होने के लिए गया था, यानी कि S फेज के अंदर तो गया ही था, लेकिन जैसे कि हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था, वैसे ही सेंट्रोजोम का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था। अब ये क्या करेगा, अब ये जो 2 सेंट्रोजोम जो है वो बन गए होंगे, वो अपोजिट पोल्स में मूव करना चालू कर देंगे। ठीक है, अपोजिट जगह जाने लगेंगे। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेंट्रोजोम है, तो ये अपोजिट पोल पे एक यहाँ जाना चालू कर देगा, एक यहाँ जाना चालू कर देगा जब प्रोफेज आएगा। The completion of the prophase can be thus be marked by the following characteristic event। अब देखो क्या क्या होगा जब हमारे प्रोफेज का completion हो जाएगा। Chromosomal material condensed to form the compact mitotic chromosome। Chromosome are seen to be composed of the 2 chromatid अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा देखो जो क्रोमैटिन ऐसे पड़ा हुआ था वो क्या करेगा, कंडेंस करके हमें कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्या दे देगा, क्रोमोसोम दे देगा। और यहाँ पे हमें क्रोमोसोम दिखेगा कैसे, क्रोमोसोम हमें दिखेगा कैसे, इधर पे 2 क्रोमैटिन होंगे, एक ये क्रोमैटिड हो गया, एक ये क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, एक ये क्रोमैटिड हो गया, एक ये क्रोमैटिड हो गया, और ये टुगेदर कैसे अटैच है, बाय द सेंट्रोमियर। ठीक है, ऐसा हमें क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा।
सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमारा सेंट्रोसोम है जो कि डुप्लीकेशन के अंदर चला गया था एस फेज के अंदर साइटोप्लाज्म में, अब वो क्या करेगा, अपोजिट पोल्स में जाने लगेगा, किसके, सेल के। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल एस्टर। अब ये क्या करेंगे, ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल निकालेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। द टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फॉर्म द माइटोटिक अपरेटस। ठीक है, जो दो एस्टर होते हैं वो मिल के क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। Cells at the end of the prophase when viewed under the microscope do not show the Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। अब जब एंड हो जाएगा किसका, प्रोफेज का, तो देखो क्या नहीं दिखेगा, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर हमें क्या क्या नहीं दिखेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, न्यूक्लियस तो दिखेगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, प्रोफेज है। क्या यहाँ पर धागे के फॉर्म में हमारी क्रोमैटिन पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज है। अब यहाँ पर क्या होंगे, दो सेंट्रोसोम होंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब होता क्या है कि इस प्रोफेज के अंदर ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटने लग जाती है। ठीक है, वो क्या करने लग जाती है, टूटने लग जाती है। और हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर की आउटर वाली वॉल से ही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर वाली वॉल से क्या जुड़ा होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के बाजू में होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। तो ये सारी चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिखेंगी, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही टूट रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोफेज थोड़ा चलता जाएगा तो क्या होगा, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, पूरा कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पूरा नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, और जितना भी हमारा कंटेंट है इस न्यूक्लियस के अंदर का, वो कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। और जो सेंट्रोसोम होंगे वो अपोजिट पोल्स में क्या हो चुके होंगे, पहुँच चुके होंगे। ठीक है, पहुँच चुके होंगे। और ये जो हमारा क्रोमोसोम है वो भी कंडेंस होके क्या दिखा रहा है, हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाने लगेगा। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाने लगेगा यहाँ पर कंडेंस होके। तो समझ में आया हमारे प्रोफेज में क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, हमारे प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन जो है वो अनटैंगल होगा, क्या बनेगा, हमारा क्रोमोसोम बनेगा, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स में जाने लगेंगे, और एंड जब होगा प्रोफेज का तो हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अपना न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। जितना भी कंटेंट होगा न्यूक्लियस का वो कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। देन आता है अपना मेटाफेज। अब देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाए किसकी, न्यूक्लियर एनवेलप की। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरा का पूरा टूट जाए, और जितना भी कंटेंट है न्यूक्लियस का वो कहाँ आ जाए, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए, तो हम कह देते हैं कि हमारी मेटाफेज जो है वो चालू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप mark the start of the second phase of the mitosis and hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। क्या कह रहे हैं कि पूरे का पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का। मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज, फिर क्या चालू हो जाता है, सेकेंड फेज चालू हो जाता है किसका, माइटोसिस का। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और क्रोमोसोम जो है वो स्प्रेड हो जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर। By this stage, the condensation of the chromosome is completed and they can be ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब प्रोफेज के अंदर तो देखो कंडेंसेशन हो रहा था, लेकिन ये जो कंडेंसेशन है कि हमारा पूरा क्रोमोसोम बनेगा वो कहाँ आके कंप्लीट होता है, अपने मेटाफेज के अंदर आके कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कंप्लीटली हमारा जो क्रोमोसोम है वो दिखने लगता है पूरा अच्छे से कंडेंस हो चुका होता है। तो अगर कोई पूछे कि सबसे बेस्ट स्टेज हमको अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, हमको क्रोमोसोम को देखना है कि वो कैसा दिखता है, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है, तो हम बोलेंगे उसको तुम कौन से स्टेज में देखो, तो मेटाफेज के अंदर देखो। क्यों, क्योंकि मेटाफेज के अंदर हमको क्लियरली क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि इस स्टेज तक क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो कम्प्लीटली कंडेंस हो जाता है और उसको ईजिली हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। दिस देन इज द स्टेज
एट विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोर स्टडीड इजीली। ठीक है, तो यही क्या स्टेज होती है, यही वो स्टेज होती है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम को सबसे इजीली पढ़ा जा सकता है। एट दिस स्टेज द मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि स्टेज में क्या होता है कि मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है जो कि हेल्ड टुगेदर होते हैं, कैसे, बाय द सेंट्रोमियर। और एक स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर होता है एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, उसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो एक बार समझते हैं कि क्या होता है सिस्टर क्रोमैटिड और क्या होता है हमारा सेंट्रोमियर। तो देखो समझते हैं कि हम हमारा मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम हमें कैसे दिखेगा। देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें हमारा क्रोमोसोम कैसे दिखेगा। ओके, तो ये मान लो हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है। ये ग्रीन वाले से जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ओके, ये क्या है, सेंट्रोमियर। और इन दो क्रोमैटिड्स को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। और ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के ऊपर जो है वो क्या होगा, एक डिश शेप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक डिश शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ये डिश शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर। और ये डिश शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहेंगे, काइनेटोकोर कहेंगे। अब ये जो काइनेटोकोर है ना, ये ना क्या करेंगे, जो यहाँ से हमारा जो है क्या है, सेंट्रोजोम है। ठीक है, सेंट्रोजोम है, तो इसके क्या निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। जो धागे निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। अभी जो काइनेटोकोर है, डिश शेप स्ट्रक्चर, ये सर्व करेगा, ये यहाँ पर आकर जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होगा काइनेटोकोर पे आके। ठीक है, स्पिंडल फाइबर कहाँ आके अटैच होगा, काइनेटोकोर पे आके अटैच होगा। तो यही देखा हमने कि एट दिस स्टेज द मेटाफेज द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड का बना होता है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, जो कि जुड़े होते हैं कैसे, बाय द सेंट्रोमियर स्मॉल डिश शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, उसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व as the sites of attachment of the spindle fiber formed by the spindle fibers to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि ये जो साइट्स है, कौन सी साइट, काइनेटोकोर, ये सर्व करती है एज अ साइट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए हेल्प करती है टू द क्रोमोसोम that are moved into the position at the center of the cell, and hence the metaphase is characterized by the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected to its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ट्रांजिशन है टू दी मेटाफेज। इस डायग्राम के अंदर देखो ये काइनेटोकोर साइट है और यहाँ पर हमारा स्पिंडल फाइबर आके क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है काइनेटोकोर में। अब क्या होगा कि ये वाला स्पिंडल फाइबर देखो कितना बड़ा है, तो ये अपने आप को थोड़ा पीछे खींचेगा। ठीक है, ये वाला कितना बड़ा है, ये थोड़ा पीछे खींचेगा। ये वाला बड़ा है, ये थोड़ा खुद को पीछे खींचेगा। ये थोड़ा छोटा है तो ये थोड़ा ज़्यादा और निकालेगा। ऐसे कर करके थोड़ी खींचातानी कर करके यहाँ से यहाँ से क्या होगा कि सारे ही क्रोमोसोम बीच में आके लाई कर जाएंगे एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में आके लाई कर जाएंगे सारे ही क्रोमोसोम। इसकी ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड इधर है, अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच है। दूसरी वाली सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ है, अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से दूसरे साइड पे अटैच है। और ये जो सारे ही क्रोमोसोम एक लाइन में आके लग जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर में आके लग गए। और इसको क्या कहेंगे, और इसको हम कहते हैं कि मेटाफेज प्लेट की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है, मेटाफेज प्लेट की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे भी यही लिखा है कि द मेटाफेज is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator। ठीक है, सारे ही क्रोमोसोम कहाँ आ जाते हैं, इक्वेटर में, with one chromatid of each chromosome, एक क्रोमैटिड किसकी, हर एक क्रोमोसोम की कनेक्ट होती है by its kinetochore to spindle fiber एक पोल से, और उसकी जो सिस्टर क्रोमैटिड होती है वो कनेक्ट होती है उसके काइनेटोकोर से टू स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से, यानी कि दूसरे साइड से। The plane of alignment of the chromosome at the metaphase is referred to as the metaphase plate। जो plane of alignment होती है क्रोमोसोम की उसको क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। द की फीचर ऑफ द मेटाफेज, अब देखो ये की फीचर जो है प्रोफेज के मेटाफेज के सबके याद रख लेना, बहुत ईजी पड़ जाएगा पढ़ना। ठीक है, तो की फीचर क्या है, सबसे पहला स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर आके कहाँ लग जा रहे हैं, काइनेटोकोर पे लग जा रहे हैं। क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर गेट्स
अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल। क्या हो रहा है कि मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन हो गई है, क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पे आ चुके हैं, इक्वेटर में अलाइन हो चुके हैं मेटाफेज प्लेट से। किसकी सहायता से, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सारे ही क्रोमोसोम कहाँ आ चुके हैं, इक्वेटर पे आ चुके हैं। अब एनाफेज जैसे ही इंटर करेगा हमारा सेल किसके अंदर, एनाफेज के अंदर, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ से अपना ये स्पिंडल फाइबर खींच लेगा, यहाँ से ये अपना स्पिंडल फाइबर खींचेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ने खींच लिया, यहाँ से खींच लिया, तो ये कैसी हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल एकदम अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी हो जाती है, अलग अलग होती है। तो जैसे ही ये अलग होती है, जैसे ही हमारा सेल जो है वो एनाफेज के अंदर इंटर करता है, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ओके, तो ये कहाँ जुड़ा होता है, काइनेटोकोर से, और हमारी कुछ ऐसी होती है। तो ये स्पिंडल फाइबर खींचता है ना जब, तो क्या होता है कि ये जो एकदम मिडल का पोर्शन है ये हमारा पोल की तरफ जाता है, और ये जो आर्म्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। तो ये जो आर्म्स होते हैं वो होते हैं ट्रेलिंग बिहाइंड इट। जब जैसे हमारा ये जो स्पिंडल फाइबर है वो खींचता जाएगा तो ये पोल जो है ये डायरेक्टेड होगा पोल के तरफ। ठीक है, ये जो सेंटर है ये डायरेक्टेड होगा पोल के तरफ, और आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड इट, यानी कि आर्म्स जो है उनके पीछे पीछे खिंचती हुई आ रही होती है। देखो कैसे लिखा है, at the onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration toward the opposite pole। तो जैसे ही हमारा एनाफेज चालू होता है तो क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है जो कि अरेंज होता है कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट में, स्प्लिट यानी कि टूट जाता है साइमल्टेनियसली, और दो डॉटर क्रोमैटिड जो है अब उनको क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि वो आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, डॉटर क्रोमोसोम। किसका, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का, यानी कि आगे जाके जो हमारा, देखो ये एक क्रोमैटिड चला गया, ये एक क्रोमैटिड चला गया, अब यहाँ पर कुछ नए न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं, किसका, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का। बिगिन देयर मिग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल, अलग अलग पोल्स में जो है वो जाने लगती हैं। ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, हर एक क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर से दूर जाने लगता है। द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल एंड हेंस at the leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। ठीक है, तो आर्म्स जो होते हैं क्रोमोसोम के वो पीछे पीछे आते हैं, हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो डायरेक्टेड होता है कहाँ पर, पोल की तरफ, वो जाता है पोल की तरफ। Thus एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट। तो देखो सबसे पहले की इवेंट क्या क्या है एनाफेज के, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है, क्रोमैटिड जो है वो अपोजिट पोल्स में मूव करने लग जाती है। ये एनाफेज का डायग्राम देखो। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है, ये सब खींच रहे हैं यहाँ पर, क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, फिर आता है टेलोफेज। अब टेलोफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा हमने इतना पैक करवा कर क्या बनवाया था, क्रोमोसोम बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था, प्रोफेज के अंदर। अब ये डीकंडेंस होंगे और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, फिर से क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे, फिर से धागे जैसे स्ट्रक्चर में बन जाएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर इनके बाहर बन जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, फाइनल स्टेज कैरियोकाइनेसिस का जैसे ही स्टार्ट होता है, क्या है वो, टेलोफेज है। The chromosome that have reached their respective pole decondense and lose their individuality, यानी कि जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, वो अपने अपने पोल्स में पहुंच चुका है, जहाँ जहाँ उसकी डेस्टिनेशन थी वो अपने जगह पे पहुंच चुका है, रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुका है। अब वो क्या करेगा, डीकंडेंस हो जाएगा और अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपनी आइडेंटिटी खो देगा। जो वो क्रोमोसोम बना फिर रहा था वो फिर से क्या आ जाएगा, धागे के स्ट्रक्चर में आ जाएगा, क्रोमैटिन बना लेगा। ठीक है, the individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatid material tends to collect at the each pole। this is the stage which show the following key event। ये स्टेज के अंदर हमें ये फॉलोइंग की इवेंट देखने मिलता है। सबसे पहला क्या, क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। क्रोमोसोम जो है वो क्लस्टर्ड हो जाते हैं अपोजिट पोल्स में और उनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाती है डिस्क्रीट एलिमेंट में। न्यूक्लियर एनवेलप developed around the chromosome clustered at each pole forming the two daughter nuclei। न्यूक्लियर एनवेलप बन जाती है जिसके वजह से क्या बन चुका है, जिसके वजह से बन चुका है क्या,
डॉटर न्यूक्लियाई बन चुका है। अब न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, ये सारी चीज़ें भी अब फिर से बन जाती हैं, ठीक है। तो देखो इनको हम क्यों कह रहे थे, हम इसको कह रहे थे ना कि ये क्या है, डॉटर क्रोमोसोम है, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का। ये फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, ये इसी का तो क्रोमोसोम था, इसलिए इसको क्या कह रहे थे एनाफेज के अंदर, ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ टेलोफेज के अंदर क्या होगा, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल में पहुंच चुका, अपनी आइडेंटिटी खो देगा और न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप बन गया तो उससे जुड़ी सारी चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब भी बन जाएंगी। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर देखो, सारी ही चीज़ें जो है वो बराबर से एक ही सेल के अंदर दोनों है। अब ये क्या होगा कि ये सेल, अब इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गई, न्यूक्लियस की डिवीजन तो हो गई, लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या बाकी है कि साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो जाए, तभी ना हमारे 2 सेल बनेंगे। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म की डिवीजन ना हो और ये इसी कंडीशन में रह जाए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंसीशियम, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिंसीशियम, ठीक है। क्या कहेंगे, सिंसीशियम कहेंगे, या फिर सिनोसिटिक कंडीशन भी कह देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कह देते हैं। जैसे कि अपने कोकोनट का वाटर जो होता है वो क्या होता है, सिंसीशियम होता है। ओके, तो यहाँ पे ये साइटोकाइनेसिस पे दिया हुआ है, लेकिन समझ लिया हमने। देखते हैं फिर साइटोकाइनेसिस में क्या बोला है। माइटोसिस अकम्प्लिश नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू द 2 डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। तो ये क्या कह रहे हैं कि माइटोसिस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से खत्म नहीं हो जाती, बट सेल को भी क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है 2 डॉटर सेल के अंदर बाय द सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अपना साइटोप्लाज्म भी बांटना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसके बाद हमारा सेल का जो डिवीजन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव, देखो सबसे पहले तो एक समझ लेते हैं कि मान लो जैसे कि ये क्या है, हमारा एक एनिमल सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस डिवीजन जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब एनिमल सेल में तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल तो होती नहीं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी खासी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी खासी कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो की फॉर्मेशन होगी। व्हाट इज़ अ फरो, अब फरो क्या होगा कि यहाँ पर एक फरो, ठीक है, फरो बनना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से ये जो है अंदर जाता जाएगा और फरो जो है वो डीपेन होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या मिल जाएंगे, 2 सेल मिल जाएंगे। देखो ये फरो मान लो अभी इतनी हुई, फिर उसके बाद यहाँ पे ये और इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे कर करके फरो डीपेन होती जाएगी और अल्टीमेटली हमें 2 सेल मिल जाएंगे। तो ऐसे एनिमल सेल के अंदर, बट प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल होता है, तो ऐसे फरो तो बन नहीं सकती। तो प्लांट सेल में क्या होता है, अंदर से सेल प्लेट की फॉर्मेशन जो है वो चालू होती है और वो बाहर तक जाती है, उसके लेटरल वॉल को मीट करती है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या बन गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिवीजन हो गई। अब धीरे धीरे जैसे कि ये सेल वॉल है मान लो प्लांट सेल की, वो धीरे धीरे आ जाती है और उसको भी कवर कर लेती है और ऐसे 2 सेल बन जाते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, माइटोसिस, ये तो हमने देख लिया ना, ओके। In the animal cell, this is achieved by the appearance of the furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepen and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into 2. Plant cell, however, are enclosed by the relative inextensible cell wall. Plant में क्या होती है, cell wall होती है जो कि extensible नहीं होती. Therefore, they undergo the cytokinesis by a different mechanism. इसलिए उनको cytokinesis अलग mechanism से करनी पड़ती है. In the plant cell, wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall, ठीक है। सेल प्लेट की फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, अंदर से स्टार्ट होती है। The formation of the new cell wall began with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the mesolamella between the wall of the 2 adjacent cells. At the time of the cytoplasmic division, organelle like the mitochondria, plastid get distributed between the 2 daughter cell, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, अंदर से बीच में से चालू होती है और बाहर तक जाती है, बाद में वो मिडल लैमेला का भी काम करती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर
सेल्स के पास। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिंसिशियम, एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस जो है वो फॉलो नहीं होती, क्या साइटोकाइनेसिस नहीं करती, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती, जिसके वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। एक ही सेल के अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिंसिशियम, उसको हम क्या कहते हैं, सिंसिशियम बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म इन दी कोकोनट, यानी कि नारियल पानी, वो कैसा होता है, सिंसिशियम होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी सेल की डिवीजन हो गई। अब फिर से हमारा सेल किसके अंदर आ जाएगा, इंटरफेस के अंदर, और अपनी जो साइकिल है वो चलाता रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। यस, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा इंटरफेस चल रहा है, यहाँ पे क्रोमैटिन पड़ा हुआ है, धागे के फॉर्म में न्यूक्लियर के एनवेलप है, ये खाली न्यूक्लियर का क्या है, स्पेस है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, सब कुछ है। दो क्या है इसके अंदर, सेंट्रियोल है, ठीक है, दो क्या है इसके अंदर, सेंट्रोजोम है, ओके, दो सेंट्रोजोम है, यानी कि क्या होगा, ये ना डॉटर सेल पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बाद में क्या हुआ, प्रोफेज आ गया, प्रोफेज के अंदर ये दोनों अपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर दिए। यस, क्रोमोजोम जो है वो क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर क्या बना दिया, क्रोमोजोम बना दिया, बिल्कुल। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जितना भी कंटेंट था न्यूक्लियस का वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, कहाँ पर अटैच हो गए, काइनेटोकोर पर, मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि मेटाफेज आ गई। फिर एनाफेज में क्या हो गया कि ये सारे जो है सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। ये जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे है, हमारे पोल्स की तरफ जा रहा है, और आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड इट, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा अपने रिस्पेक्टिव पोल में पहुंच चुका है, अपनी आइडेंटिटी को वो लॉस्ट कर देगा और न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी हमारा न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन बन चुकी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर बन जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट में फरो या फिर सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारा क्या बन जाएगा, दो सेल बन जाएगा। दोनों के अंदर जो कंटेंट ऑफ द डीएनए है वो सेम रहेगा, पेरेंट की तरह ही रहेगा, तो इसको क्या कह देंगे, इक्वेशनल डिवीजन कह देंगे। तो यहाँ पर हमारी माइटोसिस होती है ख़त्म। लेकिन इसमें अभी एक और है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, वो भी एक बार देख लेते हैं। आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस के अंदर। तो देखो क्या लिखा है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। जो माइटोसिस है या फिर जिसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, वो जनरली कहाँ होती है, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही होती है, यानी कि वो रेस्ट्रिक्टेड होती है कि वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही होगी, ठीक है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉयड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। यूजुअली जो हमारी माइटोसिस है वो डिप्लॉयड के अंदर ही होगी, लेकिन कुछ लोअर प्लांट हो गए, कुछ सोशल इंसेक्ट हो गए, जैसे कि मेल हनी बी, उसकी तो पूरी की पूरी बॉडी ही हैप्लॉइड होती है, तो वो क्या करता है, माइटोसिस से ही डिवाइड करता है, ठीक है। वो भी कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोसिस से ही डिवाइड करते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेर यू हैव स्टडीड अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। तो होता क्या है कि देखो, ये जो माइटोसिस है ये यूजुअली क्यों होती है, ग्रोथ के लिए होती है, ठीक है, सेल्स रिपेयर करने के लिए होती है। जैसे कि हम पहले बच्चे थे तो हमारे अंदर सेल डिवीजन हुई और हम आज इतने बड़े बन गए, कैसे बन गए, माइटोसिस के हेल्प से बन गए, ठीक है। तो माइटोसिस ग्रोथ में बहुत ज़्यादा काम आती है, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर ही होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हैप्लॉइड के अंदर भी होती है। जैसे मेल हनी बी की अगर अपन पूरी की पूरी बॉडी देखें तो उसकी पूरी बॉडी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो वो हैप्लॉइड ही, यानी कि उसको फिर हैप्लॉइड ही बनाना है, यानी कि वो क्या करता है, माइटोसिस ही करता है। जैसे कि हैप्लोडिप्लॉइटिक लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे कब, 12th में, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल विद द आइडेंटिकल जेनेटिकल कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहे हैं कि माइटोसिस यूजुअली क्या करती है, प्रोडक्शन करती है किसका, डिप्लॉयड डॉटर सेल का, विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट जो है वो बनता है। द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है, माइटोसिस से। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ जो होती है वो किसमें क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर सेल की ग्रोथ हो तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, किस चीज़, क्या चीज़ बिगड़ जाती है, रेशियो बिगड़ जाता है किसका, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, ठीक है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का क्या बिगड़ जाता है, रेशियो।
इट इज़ देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसलिए सेल डिवाइड करता है, क्यों डिवाइड करता है? रीस्टोर करने के लिए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीस्टोर करने के लिए। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। अगर कहीं चोट लग गई हो या फिर कोई सेल्स खराब हो गए तो सेल रिपेयर का काम भी कौन करता है? माइटोसिस करता है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट, ब्लड सेल्स आर बिगिन कॉन्स्टेंटली रिप्लेस। जितने भी हमारे एपिडर्मिस के सेल होते हैं, लाइनिंग हो गई गट्स की, उनके सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, इन सबको क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस के सेल अपनी स्किन के, अब स्किन में कभी चोट लग जाए, जहाँ उसके सेल खराब हो जाए तो नए सेल्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। जैसे कि अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो वहाँ के सेल्स जलते नहीं होंगे क्या? बिल्कुल जल जाते हैं। तो वहाँ पर नए सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं? माइटोसिस करके। ब्लड के सेल्स हमारे जो आरबीसी है, ठीक है, वो भी कैसा होता है? वो हमारा डिस्ट्रॉय होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? नए आरबीसीज बनने के लिए क्या होता है? अपनी माइटोसिस चलती है। माइटोटिक division in the meristematic tissue, the apical and the lateral meristem result in the continuous growth of plant throughout their life। अब देखो क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले तो वो समझो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते ही रहते, कभी भी अपनी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं खोते, उनको कहते हैं अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब उसमें भी हमारा आता है एपिकल और लेटरल मेरिस्टम। तो एपिकल वाला क्या होता है? जो एकदम अपेक्स में पाया जाता है। जैसे मान लो एक प्लांट है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इधर इसकी रूट पे कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं जो डिवाइड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट की रूट जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ उसके स्टेम में कुछ सेल्स पाए जा रहे हैं जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी क्या बढ़ रही है? स्टेम की हाइट बढ़ती ही जा रही है। तो इसको कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम। क्यों? क्योंकि ये शूट में पाया जाता है, इसको क्या कहेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम। ये सब भी, ये जो डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं? माइटोसिस से। लेटरल कैम्बियम, मान लो जैसे कि अभी ये कुछ प्लांट है एकदम पतला सा, लेकिन बहुत सालों बाद अगर आप इस देखोगे तो इसकी गर्थ बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं। वो कौन करता है? लेटरल मेरिस्टम्स करते हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है? प्लांट की कंटिन्यू ग्रोथ होती ही रहती है। ठीक है, वैसे भी हमारे 12th की 11th की ही एनसीईआरटी पे लिखा है कि जो प्लांट ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी कि प्लांट जो है वो ग्रो करता ही रहता है। तो वो भी कैसे करता है? माइटोसिस करके ही करता है। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस जो है वो एक्चुअल में होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मियोसिस को भी ख़त्म कर